Hi guys, this is DK and welcome back our YouTube channel Learn Adda। आपका स्वागत है द होल सिलेबस ऑफ क्लास 10th में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि एक साल में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो आइए देखें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है और फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो दो रिएक्टेंट केमिकली रिएक्ट होकर प्रोडक्ट देता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देख लेते हैं। जैसे में हम मान लो बच्चों कि सोडियम का पॉजिटिव आयन ले लिया, किससे रिएक्ट करवा दिया? क्लोरीन का नेगेटिव आयन से। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या देगी? NaCl। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये तो रहा रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रिएक्टेंट। इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो NaCl है कॉमन साल्ट, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली और प्रोडक्ट देते हैं तो उसको क्या बोलती है? केमिकल रिएक्शन। और ये जो है ये इक्वेशन है, जब Na पॉजिटिव आयंस रिएक्ट विथ क्लोरीन नेगेटिव आयन एंड देन गिव अ प्रोडक्ट NaCl कॉमन साल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें मेनली 3 टॉपिक पढ़नी है। तो पहला क्या है? पहला है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा टॉपिक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेनली ये तीनों रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इसका क्लास 7 में भी पढ़े थे, क्लास 8 में भी डिस्कस किया था। थर्ड टॉपिक में क्या? थर्ड टॉपिक में मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल के बारे में हम थर्ड टॉपिक में पढ़ना और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना, उसका ऑक्साइड के बारे में पढ़ना, ओर के बारे में पढ़ना। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फोर्थ टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें क्या पढ़ना? कार्बन से जो बने हुए सबस्टांस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग 2 तरह का आइसोटोप्स देखते हैं। 2 तरह का आइसोटोप्स क्या होता है? एक होता है C12 और एक होता है C14। ठीक। C12 दोनों आइसोटोप्स एक कंपाउंड में होती है। तो C14 जो है आइसोटोप्स वो क्या करती है? ये एज के बारे में बताता है। ठीक है। आर्किटेक्चर लोग इसी पे क्या बोलते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है। कि कब मरा, कितना एज हुआ अभी से, ठीक है, कितना दिन पहले मरा। तो ये जो है धीरे धीरे क्या होती है? C14 का लेवल घटने लगता है टाइम टू टाइम। तो इसी से हम लोग जानते हैं कि उसका एज क्या हुआ। ठीक। इसमें पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अब क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ टॉपिक क्या है बच्चों? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन हुआ है पीरियोडिक के तरफ से। ठीक है। तो जैसे में पीरियोडिक टेबल बना हुआ, ठीक, पीरियोडिक टेबल का चार्ट, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा एलिमेंट क्लासिफाई हुआ है। जैसे में P ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत सारा उसमें एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है। तो इसमें यही पढ़ना है पीरियोडिक टेबल का कि कैसे कैसे एलिमेंट जो है वो क्लासिफाई हुआ है। 6 टॉपिक क्या? लाइफ प्रोसेस। तो 7th क्लास में हम लोग पढ़े थे बहुत सारा लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन लेने का, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो उसमें 2 लाइफ प्रोसेस और है, रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस की हेल्प से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करते हैं किसमें? इन्वायरमेंट में, और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक, लाइफ प्रोसेस के हेल्प से। तो यही सब लाइफ प्रोसेस इस टॉपिक में हम लोग को पढ़नी है। और 7th टॉपिक क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या पढ़नी है बच्चों कि किस तरह से कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कौन करता है? माइंड। ठीक है। माइंड जो है सेल और टिश्यू को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ग्लैंड होती है माइंड में। तो एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो वो हार्मोन्स रिलीज करती है और कंट्रोल करती है कि इस एक्शन को करना है कि नहीं करना। ठीक। बहुत सारा सेल और टिश्यू को कंट्रोल करती है। तो इसमें हम सिर्फ कंट्रोल और उसके कोऑर्डिनेशन को पढ़ने वाले हैं।
अब एक टॉपिक क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें मेनली हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती है। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ना है। 9th में क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़नी है कि जनरेशन बाय जनरेशन किस तरह से डेवलप्ड हुआ, ठीक है, ह्यूमन किस तरह से डेवलप्ड हुआ। तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, अनुवांशिक, और इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, विकास होना, ठीक है। तो पहले क्या था, हम लोग पहले जंगल में रहते थे, 4 पैर से चलते थे, जानवरों जैसा जो है एक्टिविटी करते थे। जनरेशन बाय जनरेशन, डे बाय डे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, जिससे जो है मैच्योरिटी आई, मेंटलिटी आई। तो इसी में हम लोग को पढ़नी है हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। जीन के बारे में, आरएनए, डीएनए के बारे में भी हम लोग को इसमें पढ़नी है। 10th टॉपिक क्या, लाइट। लाइट में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होती है लाइट का, बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो किसी सरफेस से लाइट बाउंस कर जाना, बाउंस बैक कर जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे होता है, मिरर फॉर्मूला के बारे में हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। अब रिफ्रैक्शन के बारे में आते हैं। तो रिफ्रैक्शन में क्या होती है, रिफ्रैक्शन में जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से वो लाइट पार हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो पार हो जाना का मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाना, ठीक है। तो रियर से डेंसर में जानता है, तो नॉर्मल से अवे हो जाता है लाइट। तो नॉर्मल क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ बच्चों। तो रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा दूर चल गया तो एंगल बताया, ठीक है। तो इसी में हम लोग को पढ़नी है लेंस के बारे में कि कैसे जो है रिफ्रैक्शन होता है, लेंस फार्मूला के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल के बारे में, रियर मीडियम, डेंसर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब के बारे में हम लोग को लाइट में पढ़नी है क्लास 10th के सिलेबस में। अब आते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आइज जो है, ह्यूमन आइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कलरफुल वर्ल्ड है, ठीक। तो हम लोग को देख कैसे पाते हैं, तो देख पाते हैं उसमें भी लेंस होती है, आइज में क्या होती है, लेंस होती है, और रेटिना होती है। रेटिना कैसे बनी होती है, रेड कॉर्न सेल से बनी होती है। तो लाइट उस पर स्पॉट करती है, तो हम लोग को विजुअलाइजेशन होता है, तो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज है, दो चीज कौन कौन सी है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो टॉपिक हम लोग को पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट में बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रेस्ट में हो, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, रेस्ट में हो। ये मान लो कि ये चार्ज जो है वो रेस्ट में है, दिस इज एट अ रेस्ट, ठीक। तो ये रेस्ट में है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करेगा। तो ये इतना दूर में फोर्स अपना जनरेट किया चारों तरफ, ठीक। यहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव रहेगा तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है जब फोर्स एक्सर्ट किया तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब चार्ज में चार्ज क्या था, रेस्ट में था, तो कौन सा फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टेट। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज मोशन में होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, मोशन में हो, कहाँ पे, वायर में, ठीक है। तो वायर में ही चार्ज फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो। तो इसमें कौन कौन सी फील्ड जनरेट होगा, पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही होगा। अब वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है तो कौन सा फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही पढ़ते हैं, जब चार्ज मोशन में हो तो दो फील्ड जनरेट होता है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन चार्ज जब रेस्ट में होता है तो एक ही फील्ड जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब चार्ज मोशन में आता है तो कौन सा फील्ड जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के द्वारा। तो 13 टॉपिक यही कहती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट का होना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर में कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होने पे, ठीक है। 13 टॉपिक हो गया। अब 14 टॉपिक क्या कहता है बच्चों? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारा सोर्स है, जैसे में हो गया सोलर एनर्जी। तो एनर्जी, इसका मतलब कहने का मतलब है कि एनर्जी का सोर्स कितना है। तो पहला तो हो गया सोलर एनर्जी, दूसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब दो एनर्जी और हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? वह कंट्रोल प्रोसेस है, जिसमें कि यह प्रोसेस अगर होती है तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई अगर प्रोसेस हो गया तो समझो कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। इसी एनर्जी को, सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। अब आइए 15, आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में बहुत सारा है, मेनली 3 है। आवर इन्वायरमेंट में क्या है? 3। पहला एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। सब एक दूसरे पे, इन्वायरमेंट में क्या होता है? सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ठीक। तो दूसरा में क्या है? एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल एंड प्लांट भी, एनिमल प्लांट पे डिपेंड, प्लांट एनिमल पे डिपेंड होती है, ठीक है। और एनिमल वाटर पे डिपेंड होता है, एनिमल एयर पे डिपेंड होता है, प्लांट एयर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपस में सब एक दूसरे पे डिपेंड होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें? प्लांट है, एनिमल है, ठीक है। अब थर्ड में क्या देखें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, बहुत सारा है। ये आपस में क्या है? ये तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग इस टॉपिक में यही सब के बारे में पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट में। अब आते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में क्या कहना है? इसमें जो फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, फ्यूचर में ये रिसोर्स खत्म हो जाए या एग्जॉस्ट हो जाए या फिर नहीं हो, उसके बारे में देखा जाता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें जो है नेचुरल रिसोर्स में ये सोलर एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं होगा, इन एग्जॉस्ट है, ओके, इन एग्जॉस्ट। इसमें क्या है? इन एग्जॉस्ट है। अब आते हैं सेकंड में, क्या? फोसिल फ्यूल हो गया। फोसिल फ्यूल क्या है? वो एग्जॉस्ट हो गया, बहुत समय के बाद वो तो खत्म होना ही होना है, लेकिन सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो फोसिल फ्यूल क्या है? फोसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टिबल है। क्या है बच्चों? एग्जॉस्टिबल। लेकिन सोलर एनर्जी एग्जॉस्टिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग को फ्यूचर के बारे में पढ़नी है कि यह रिसोर्स फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी। तो सोलर एनर्जी जो है वो इन एग्जॉस्टिबल है, तो ये फ्यूचर में भी होगी। लेकिन फोसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टिबल है। दो तरह में बांटा दिया गया है, एक इन एग्जॉस्टिबल और एक है एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल मीन्स जो खत्म हो जाता है आगे, मतलब कि डे बाई डे होकर फ्यूचर में खत्म हो जाए, उसको हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही।